SIR एक ऑल इंडिया ऑर्डर है जो पूरे देश पे लागू होगा। ये रिवीजन नहीं है, ये रीराइटिंग है। कोरे पन्ने पर नए सिरे से वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। मैं अंग्रेजी में इसको कहता हूँ, दिस इज ए टेक्टोनिक शिफ्ट in the architecture of universal adult franchise in India. नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज मैं पटना बिहार का राजधानी में हूँ और मेरे साथ मेरा दाएं हाथ में योगेंद्र यादव जी बैठे हैं। योगेंद्र यादव जी को आप सब पहचानते हैं, भारत जोड़ो अभियान से उनका संपर्क है, स्वराज इंडिया राजनीतिक दल के साथ इनका संपर्क है। योगेंद्र जी, धन्यवाद, आपका समय शुक्रिया। आपने दिया। आपने जो कहा, ये जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये बिहार में शुरू हो रहा है और पूरा भारतवर्ष में भी होगा, मगर आपने कहा, एक बार नहीं बहुत बार कहा, ये अभूतपूर्व एक प्रतिक्रिया, इट इज़ अ अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्राम। क्यों? एब्सोल्युटली प्रणोदय, अच्छा हुआ आपने इस यहाँ से शुरुआत की, क्योंकि अमूमन लोग इस बात को पहचान नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भाई बिहार में वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग थोड़ा संशोधन कर रहा है, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, चुनाव आयोग थोड़ा उसकी छानबीन कर रहा है, अब इसमें क्या बुरी बात है। दिस इज़ ए कॉमन इम्प्रेशन। और मेरे को 1 महीना हो गया बार बार समझाते हुए, लेकिन आपका प्रोग्राम ज़्यादा समझदार लोग देखते हैं, तो उम्मीद है कि उससे ज़्यादा लोग समझेंगे। नंबर 1, इस प्रक्रिया का बिहार से कोई संबंध नहीं है, ये बिहार के लिए नहीं है। SIR एक ऑल इंडिया ऑर्डर है जो पूरे देश पे लागू होगा। लिखा हुआ है, चुनाव आयोग के ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि ये पूरे देश पे ऑर्डर लागू होगा, और बिहार पहला प्रदेश है जहां इसको ट्राई किया जा रहा है। पहली बात। नंबर 2, ये केवल वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया नहीं। रिवीजन से हम क्या समझते हैं कि भाई कोई चीज़ लिखी हुई है, मैंने उसमें कुछ काटा, कुछ जोड़ा, कुछ वो किया, जो कि हमेशा होता है देश के अंदर, इसमें क्या बुरी बात है। ये रिवीजन नहीं है, ये रीराइटिंग है। कोरे पन्ने पर नए सिरे से वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तीसरा, ये सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं बदल रही है, इस देश में कौन वोटर होगा और कौन नहीं होगा उसके नियम बदले जा रहे हैं। मैं अंग्रेजी में इसको कहता हूं, दिस इज ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन द आर्किटेक्चर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। इस देश हमारी में चुनाव प्रणाली में एक तरह से एक भूकंप आए हैं। एक जी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो व्यक्ति 18 साल का है उसको वोट देने का अधिकार होगा। मैं ना उसके चरित्र के बारे में पूछूंगा, अच्छा बुरा, कोई आपको ना, आपको डिग्री दिखाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को, एक आधा बहुत छोटा सा अपवाद छोड़ के, सबको वोट देने का अधिकार होगा। ये हमारे देश के लोकतंत्र की बुनियाद है। अब उस बुनियाद को हटाया, हिलाया जा रहा है। टेक्टोनिक शिफ्ट तब होता है जब धरती के नीचे चट्टानें जो हैं वो हिलती हैं और उससे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। ये उन चट्टानों को खिसकाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। क्यों हो रहा है, मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। देखिए, 2 सबसे बड़े डिसीजन थे इस देश में, जिसके आधार पे इस देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था। संविधान ने तो कह दिया, देश की आज़ादी में, आज़ादी के आंदोलन ने बिल्कुल शुरू से तय कर लिया था कि जिस दिन आज़ादी मिलेगी, हम हर, तब 21 साल कहा करते थे, बाद में 18 कर दिया, हर एडल्ट को वोट देने का अधिकार मिलेगा। ये जिस हिंदुस्तान समय यूरोप के बहुत सारे देश जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ महिला को वोट करने का अधिकार नहीं था। 18 साल उम्र जो युवाओं हैं, बाकायदा। तो 1947 में जब भारत ने फैसला किया और 50 में लागू किया कि हर एडल्ट को वोट मिलेंगे, क्रांतिकारी कदम था। इस देश में अंग्रेजों को भगाने के बाद जो एक चीज़ सचमुच हिंदुस्तानी को हासिल हुई थी, वो ये था। संविधान में तो कह दिया, लेकिन अब यह कि एक्चुअली कैसे दें सबको, ये देने के लिए हमारे देश के एक पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, सुकुमार राय। उनको याद रखना चाहिए ऐसे बड़े लोगों को इस देश में। 51-52 में हाँ, हाँ। पहला जब आम चुनाव हुई थी भारत जी में। जी जी। तो
उन्होंने दो बड़ी चीज़ें उस वक्त की थी कि कैसे दें। कागज़ पे तो लिख दिया, एक्चुअली कैसे मिलेगा लोगों को। पहली बात उन्होंने कही, हम वोटर से नहीं कहेंगे कि तुम आके अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवाओ, सरकार से बोलेंगे तुम उसके घर जाओ और उसका नाम लिखो। अमेरिका के जैसे उनका जो प्रोग्राम है, हाँ। उनका जो प्रथा है कि वो नागरिक को जाके रजिस्टर पंजीकरण करना पड़ेगा। हमारे देश में ये पूरी सिस्टम दुनिया में दो अलग तरह के सिस्टम हैं। वो देश हैं जहाँ सरकार की जिम्मेवारी है कि तुम जाओ वोटर का हर व्यक्ति का लिखो, तुम्हारी जिम्मेवारी है, कोई छुपना नहीं चाहिए। दूसरे दुनिया के कुछ देश हैं जहाँ वोटर की जिम्मेवारी है कि तुम जाओ अर्जी दो, अपना नाम लिखवाओ, नहीं लिखवाया तो भाई मैं क्या करूँ, तुमने ही नहीं लिखवाया। और इसका एक सिंपल सा परिणाम होता है परंजय दा, मैं अभी बता ही रहा था। भारत में अगर 100 व्यक्ति हैं जिनका जो कि 18 साल से ऊपर है, तो उनमें, और अगर आप देखें कि वोटर लिस्ट में कितने हैं, लगभग 100 करोड़ के आसपास। हिंदुस्तान में सन 2024 में जब चुनाव हुआ, 98 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जो कि 18 साल से ऊपर थे, और 96.8% 8 करोड़ थे जिनका नाम वोटर लिस्ट पे था। मतलब कितना हुआ, 99%। 100 में से 99 लोगों का नाम वोटर लिस्ट पे हो जाता है। अमेरिका में क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम बनाया, क्योंकि जिम्मेवारी उन्होंने वोटर के सर पे डाल दी, तब ट्रंप वाला चुनाव हुआ ना 2024 का, अमेरिका के 100 एडल्ट लोगों में से सिर्फ 74 का नाम वोटर लिस्ट पे था। 26 लोग ऐसे ही बीच में छूट गए। जब भी आप ये जिम्मेवारी वोटर के सर पे डालोगे, सबसे गरीब, सबसे निसहाय, सबसे अनपढ़, बेघर इंसान जो है वो वोटर लिस्ट से अपने आप बाहर हो जाएगा। तो पहला काम इस देश ने ये किया था, सुकुमार राय ने, ये नियमों में लिखा गया कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वो करे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जिस देश में ज़्यादातर लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट तो होते नहीं हैं, तो आप कैसे पता करें कि भाई नागरिक है। संविधान में लिखा था कि नागरिक को वोट देना चाहिए। अब एक आप बार मैं कैसे चेक करेंगे? यहाँ आपको रोक रहा हूँ योगेंद्र। चुनाव आयोग कहा है आपको प्रमाण, आपको सबूत के लिए 11 डॉक्यूमेंट है, 11 तरीका का दस्तावेज है। इसमें आपका आधार कार्ड है, इसमें एपिक है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें आपका रेशन कार्ड है, इसके आप पासपोर्ट है, और अलग अलग तरीका का आपका डॉक्यूमेंट है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कहीं भी ये डॉक्यूमेंट, कहीं भी ये दस्तावेज आपका नागरिकता का सबूत नहीं आता। यू कैनॉट प्रूव यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया सिर्फ आप आधार कार्ड दिखाने के लिए। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे निर्वाचन आयोग ने कहा, 2 कट ऑफ डेट इन्होंने दिया, 1 जुलाई 1987 87 और एक है 2 दिसंबर 2004। एकदम आपका CAA NRC, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसमें से एकदम मिल जाता है जो नागरिकता और नागरिक का जो संशोधन करे कानून उसके साथ। तो नागरिकता और ये जो काम है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहा, ये तो आपका गृह मंत्रालय का काम है, ये तो निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ परंजय दा, कि पहला काम जो भारत में हुआ, हर 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले। उसके लिए पहली बात तो ये थी कि वोट आपको नहीं बनवाना, सरकार बनवाएगी। दूसरा ये था, आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि आप नागरिक हो या नहीं। मैं मान के चलूँगा, मैं किसी गांव में गया, आप उस घर में रहते हो, मैं मान के चलूँगा कि आप भारत के नागरिक हो। अगर किसी ने शिकायत की और कोई प्रमाण लेके आया कि नहीं भारत के नहीं, ये तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, ये तो नेपाल के नागरिक हैं, तब मैं आपसे, या बांग्लादेश के हैं, तब मैं आपसे पलट के पूछूंगा, भाई मेरे को शिकायत मिली है, इस आधार पे शिकायत मिली है, अब तुम मेरे को बताओ कि तुम कैसे हो। तब मैं आपसे प्रमाण मांगूंगा, और प्रमाण भी क्या मांगूंगा, आपको एक सेल्फ अटेस्टेड अपना एक हलफनामा देना होगा, एफिडेविट देना होगा, खुद दस्तखत कर दीजिए, और फिर सामने वाले को प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर वो ऐसा प्रमाण नहीं देता तो आपका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट काफ़ी है। वो भी तब अगर शिकायत हो, उससे पहले आपसे वो भी नहीं मांगा जाता है ना। ये इस देश का नियम था। इसी नियम के चलते जो व्यक्ति बेघर है, जो सड़क पे सोता है, उसको भी वोट देने का हक मिला। अब पहली बार चुनाव आयोग ने इन दोनों स्तंभों को तोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात SIR में ये है, SIR सिर्फ बिहार कोई वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है,
वोटर बनने के नियमों को सर के बल खड़ा कर दिया है। 75 साल से कह रहे थे कि सरकार की जिम्मेवारी है वोट बनाना, अब कहा जा रहा है 25 जुलाई से पहले तुम फॉर्म भरो, अगर फॉर्म नहीं भरते तो मैं क्या करूं, तुम वोटर नहीं हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है, पहली बात। दूसरा, अब 75 साल से कहा जा रहा था कि तुम नागरिक हो, अगर कोई शिकायत आई तो देख लेंगे, अब आपसे कहा जा रहा है कि मुझे बताओ तुम नागरिक हो कि नहीं हो, तुम प्रूफ लाओ, जब तक प्रूफ नहीं लाओगे तब तक मुझे क्या पता तुम नागरिक हो या नहीं हो। फिर अब प्रूफ लाओ, अच्छा आप कहेंगे भैया मैं क्या प्रूफ लाऊं, फिर आपको 11 प्रूफ की एक सूची दी गई है, और वहाँ मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। अगर किसी भी आप हिंदुस्तानी को कहो कि यार प्रूफ लाओ, गरीब के घर में चले जाओ गांव में, तो अगर उसके पास होगा तो बड़ा शान से आपको अपना आधार कार्ड दिखाएगा, है जी मेरे पास आधार कार्ड है। कोई गरीब आपको कहेगा जी मेरे पास राशन कार्ड है। गांव में चले जाओ, वो कहेगा मनरेगा का जॉब कार्ड मेरे पास है। ये सारे अमान्य हैं। चुनाव आयोग की 11 की लिस्ट में इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं है, और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहा है कि ये मान्य नहीं होंगे। तो मैं पहली बात तो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ मुझे नहीं पता तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं। दूसरा, मैं आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, और मांग क्या रहा हूँ जो आपके पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ गांव में जाके तुम या तो अपना पासपोर्ट लाओ, सरकारी नौकरी में हो तो सरकारी नौकरी का आईडी कार्ड लेके आओ, अच्छा ऐसा करो मैट्रिक सर्टिफिकेट तो ले ही आओ, या जन्म पत्री ले आओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं मजाक कर रहा था, मैं एक प्रोफेसर माँ और स्कूल टीचर का बेटा हूँ, सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ हूँ, घर पे नहीं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप किससे मांगोगे, मतलब ये कैसा मजाक है। और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने, पिछला जो जस्टिस धुलिया ने कहा मेरे पास नहीं है, क्या कर रहे हो आप ये तो क्या हो रहा है। पहली बार इस देश में, इसको मैं टेक्टोनिक शिफ्ट कहता हूँ, कि आपने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया, वो पिलर ही तोड़ दिए। इसमें हम राजनीति ले आते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 2025 में 6 जनवरी को बिहार में एक बोलते स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी। इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं था, एकदम हो गया। अचानक आप एक घोषणा कर रहे हैं, आप अचानक कह रहे हैं 24 जून के दिन हम नया एक बनाएंगे लिस्ट। बहुत लोग तो आश्चर्य हो गए। आप अब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप 40 लाख नया वोटर ले आया, अब बिहार में 65 लाख लोग का पहला जो वोटर रोल आए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। अभी भी समय है, 1 सितंबर तक है। कितने लोग गुजर गए हैं, कितने लोग और कहीं चले गए। और बिहार जैसे राज्य है, बहुत सारे बिहार के लोग एक तरह से प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग जगह में काम करते हैं। तो ये इसमें बिहार का चुनाव और उसके बाद आने वाले बंगाल, असम और अलग अलग राज्य के चुनाव, इसमें ये जो SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट, इसमें से क्या राजनीतिक असर पड़ेगा, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। मोटी बात है, बिहार में याद रखिए 2 बात। पहला, बिहार में जो सबसे गरीब है, माइग्रेंट है, जो मजदूरी करता है, उसका वोटर किसे ज़्यादा मिलता है, वोट ज़्यादा मिलता है। और बिहार का जो सबसे संपन्न है, अपर कास्ट है, उसका वोट किसे मिलता है। साधारण सा ज्ञान है, ये आप चाहे CSDS के डेटा बैंक से देख लीजिए, या मेरे से पूछ लीजिए, या बिहार में किसी रिक्शे वाले से पूछ लीजिए। जो बिहार की चाहे कास्ट की दृष्टि से या क्लास की दृष्टि से जो शीर्ष पे है, श्रेणी, या जो भी जो सबसे अमीर है, अमीर क्या मतलब जो खाता पीता है और अगड़ा है, उन सब का, उनमें बीजेपी का वोट, बीजेपी और NDA का वोट 75-80, उनको 65-70% उनको वोट मिलता है। तो फिर महागठबंधन को किसका वोट मिलता है? सबसे गरीब है, जो अनपढ़ है, जो मजदूर है, प्रवासी है, उसका वोट ज़्यादा इन्हें मिलता है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति का वोट बिहार में ठीक ठाक बटा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि उनका वोट ज़्यादा इसे मिलता हो, महागठबंधन को, वहाँ बटा हुआ है बराबर। लेकिन जो गरीब है, मजदूर है, प्रवासी है, उसका वोट सबसे ज़्यादा महागठबंधन को मिलता है, क्लास के बेसिस पे, गरीबी अमीरी के बेसिस पे। बिहार अगड़े पिछड़े में भी बटा है और अमीर गरीब में भी बटा है।
अब अगर निचले 10% का वोट कट जाता है तो उसमें क्या बीजेपी का कोई वोट नहीं होगा? होगा। लेकिन निचले 10% में बीजेपी के 3 वोटर होंगे और महागठबंधन के 7 वोटर होंगे, है ना? ऊपर के 10% में बीजेपी के 7 होंगे और महागठबंधन के 3 होंगे। ऊपर वाले 10% का किसी का वोट नहीं कटेगा। हर एक के पास तो मैट्रिक तो है ही, पासपोर्ट भी है उनके पास, तो सरकारी नौकरी का भी प्रमाण है, सब कुछ है उनके पास। तो निचले वालों का वोट कटेगा और जैसे ही निचले वालों का वोट कटेगा एनडीए का पलड़ा झुकेगा। और कितना झुकाने की ज़रूरत है बिहार में? पिछली बार बिहार में चुनाव 0.5% से तय हुआ था, आधे % का फर्क था सिर्फ, ये दोनों गठबंधन के बीच में। तो यानी कि आपको पलड़े को यूं करने की ज़रूरत नहीं है, पलड़े को बस यूं करने की ज़रूरत है। बस आधा सेंटीमीटर आपने यूं कर दिया और खेल पलट जाएगा। ये खेल है, इसके पीछे सारा राजनीतिक, अगर आप बिहार के बारे में पूछें। लेकिन ये सिर्फ बिहार का खेल नहीं है, याद रखिए इसके बाद बंगाल और असम में चुनाव आ रहा है। बंगाल और असम में फिर क्या होगा आप जानते हैं। और इसमें एक छुपी हुई चीज़ है, ये जो है भी मैंने आपको खुला खेल बताया कि जिनका वोट तो कटना ही कटना है। साथ में इसमें निचले लेवल के ऑफिशियल को इतने आर्बिट्ररी अधिकार दिए गए हैं कि जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर है, और उसके ऊपर वो ईआरओ हाँ भी कह सकते, ना भी कह सकते, कागज भी देख सकते, नहीं भी देख सकते। तो पूरी उनकी मर्जी के ऊपर सब चलेगा। आर्बिट्ररी कागज में नियम कई सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने सर्टिफिकेट, आपने अपना दिया फॉर्म बिना किसी दस्तावेज को लगाए, मैंने भी बिना दस्तावेज को लगाए दिया। मेरा नाम अमर है तो उसने कहा कि ठीक है इसका तो हो जाना चाहिए। आपका नाम इमरान है तो उसने कहा नहीं इसका सर्टिफिकेट तो मंगवाओ। बस इतने में खेल हो गया। तो ये जो आर्बिट्ररीनेस है बिहार में, देखिए इसका क्या मतलब होगा। जिस हड़बड़ी से ये सारे काम हो रहे हैं, हाँ, मतलब सारे अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी, वो बोले ये पूरा जो प्रणाली है, जो पूरा जो प्रोग्राम है, 1 महीने में करना अत्यंत कठिन है, असंभव है। ये असंभव है दादा, कई कारणों से मैं बताता हूँ असंभव है। पहले देखिए, कभी भी देश में इस तरह का पुनर्लेखन हुआ है, पर ऐसा पुनर्लेखन देश में कभी भी 1 साल से कम के समय में नहीं हुआ है। उसे बिहार में करना, बारिश के मौसम में करना, बाढ़ जब बिहार में है उस वक्त करना। आपने कोसी के बारे में कहा, जहाँ पे एक गांव बह जाता है, वहां तो मतलब उस इलाके में करना, मतलब ये तो इससे बड़ा क्रूर व्यंग कोई हो नहीं सकता ये करना। अच्छा, फिर उसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि कोई बात नहीं, जिसका नाम रह गया वो अपना नोटिस दे देगा, और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फर्स्ट अपील कर लीजिए, सेकंड अपील कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, आखिरी दिन है जिस दिन चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी, वो है 25 सितंबर। मान लीजिए आपका नाम नहीं है, आप फर्स्ट अपील करोगे। फर्स्ट अपील करने के लिए आपको कितने दिन है? 2 सप्ताह, जिसका मतलब है आपकी फर्स्ट अपील कब जारी होगी? 9 अक्टूबर को। और पता है 9 अक्टूबर से पहले क्या हो चुका होगा? 9 अक्टूबर से पहले बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया होगा। परंजय जी, आप एप्लीकेशन देते रहिए, 5 साल बाद देखिए आपने जो कहा, ये खेल है। बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, अभी तक हमें तारीख नहीं मिला, मगर समझ लीजिए अक्टूबर, जब अक्टूबर ख़त्म हो रहे, नवंबर शुरू हो रहे, क्या हो सकता है इससे पहले? आज हम अगस्त महीना के शुरू में हैं, तो आने वाले 3-4 महीना में क्या होने वाले है? और आप जैसे व्यक्ति, आप एक साथ नागरिक समाज के साथ भी आपका संपर्क है, भारत जोड़ो अभियान, अब राजनीतिक दल के साथ भी आपका संपर्क है, आपके सामने क्या रणनीति हो जाए? और सिर्फ आप नहीं, आप जो राष्ट्रीय जनता दल, जो कांग्रेस, जो वाम दल है, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और अलग अलग जो राजनीतिक दल, आप क्या कहेंगे? आपके सामने रास्ता क्या है? आपका रणनीति क्या होना चाहिए? देखिए, खेल ये है कि अब अगले 1 महीना तो सारों का अटेंशन उस पे नहीं रहेगा जिस पे होना चाहिए। चुनाव लड़ने पे अब अटेंशन नहीं है, सारे एसआईआर पे लगे हुए हैं, जबकि कुछ लोग बैठ के आराम से चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। मतलब बीजेपी वाले अपनी रणनीति बना रहे हैं, ऑपोजिशन सारा इस खेल में फंसा हुआ है। और अब कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का भी 2 एपिक है, और क्या अब सारा आप इसमें लगे हुए हैं। जो असली आपको चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं, अब आप किसी दूसरे धंधे में फंसे हुए हैं। और कई लोगों ने एक सवाल पूछना आप शुरू किया है, जो मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर सवाल है। वो कह रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र तो वो होता है ना जहाँ
वोटर सरकार को चुनता है। जब सरकार वोटर को चुनना शुरू कर दे, वो लोकतंत्र नहीं है, कुछ और है। और अगर ये खेल हो रहा है, तो क्या ऐसे चुनाव में, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पूरी स्थिति जानकारी हो जाए, लेकिन अगर ये स्थिति बनती है कि भाई ऐसी वोटर लिस्ट बनेगी जहाँ पे पहले से 10% पे कैंची चल गई है, 65 लाख तो गए और भी जाएंगे, और जहां ये तय करके चुनाव आयोग कह रहे नहीं ये 65 लाख ठीक है, अभी कम है, मगर लोग अभी क्या कहते हैं, शिकायत कर सकते हैं, नाम आ सकते हैं, नया नाम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कट सकते हैं, कट भी सकते हैं। नहीं, क्योंकि याद रखिए, जो जिन 7 करोड़ 24 लाख का नाम अभी ड्राफ्ट लिस्ट में आया है, उनमें से लगभग 10% ऐसे हैं जिनके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, जहां BLO ने कहा है नॉट रिकमेंडेड। ये प्रश्न चिन्ह BLO ने दिया जी, 10% पे ये 7.24 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ, जिनमें से अभी से नॉट रिकमेंडेड का खेल शुरू हो गया है। तो तलवार और भी लटकी हुई है, तो जुड़ेंगे से ज़्यादा और कटेंगे अभी। चलिए, और याद रखिए, पहली मीटिंग में जैसे ही सारे ऑपोजिशन के लीडर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने गए, बैठते ही छूटते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, और ये जब बिल्कुल SIR ऑर्डर आया ही था, कोई आंकड़े नहीं आए थे, उन्होंने कहा था देखिए बिहार में 20% झूठे वोटर हैं, वो तो हम काटेंगे। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, ज्ञानेश कुमार जी के बारे में ये ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, और मुझे इसकी रिपोर्ट देने वाले दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि वहाँ उस मीटिंग में गए थे और हतप्रभ होके आए कि लीजिए, मीटिंग के शुरू में ही उन्होंने तो घोषित कर दिया कि 20% कटेंगे। तो अभी तो सिर्फ 10 कटे हैं, 10 और कटने हैं। देखिए, समय बताएंगे योगेंद्र जी। जी जी, आने वाले महीनों में क्या होगा। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या ऐसी स्थिति में विपक्ष को उस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, मतलब बॉयकॉट के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ जी, ये इस पे तेजस्वी बोल चुके हैं कि हमें इस पे सोचना पड़ेगा। और अगर जहां वोटर लिस्ट इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हो, अगर ऐसा लगता है, अभी आंकड़े आ रहे हैं, जहां वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की गई है जिससे आपके लोग बाहर जाएं, तो फिर क्या आपको उस दंगल में उतरना चाहिए? ये एक सवाल है जिस पे देश में अभी चर्चा होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद योगेंद्र जी। आप सुन रहे थे योगेंद्र यादव का बात। बिहार में क्या होने वाले हैं, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और भारतवर्ष के आने वाले महीनों में क्या होगा, नहीं होगा, और क्यों ये जो निर्वाचन आयोग का जो प्रणाली है ये अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड। इस विषय के ऊपर उन्होंने बात किया। धन्यवाद, नमस्कार।